लेकिन सबसे पहले आपको राजनीतिक खानदान में एक सास बहू के सीरियल जैसी स्थिति का विश्लेषण दिखाते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, सक्सेस हैज मेनी फादर्स बट फेलियर इज एन ऑर्फन, यानी सफलता के कई पिता होते हैं लेकिन असफलता अनाथ होती है। इसका मतलब यह भी है कि जब कोई सफल होता है तो सफलता का श्रेय लेने वाले कई लोग सामने आ जाते हैं, लेकिन जब असफलता आती है तो इस असफलता की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। और यह बात परिवारवादी पार्टियों की हार जीत के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। बिहार के चुनाव में आरजेडी की इतनी बड़ी हार का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट लालू यादव के अपने ही परिवार पर हुआ है। हार की जिम्मेदारी को लेकर अब लालू परिवार का झगड़ा खुलेआम हो रहा है। देखिए, वैसे तो किसी परिवार के बीच जब झगड़ा होता है तो इसे चार दीवारी के अंदर ही होना चाहिए, बाहर के लोगों को इसके बारे में पता नहीं लगना चाहिए, मीडिया को तो बिल्कुल ही नहीं। लेकिन जब ये झगड़ा चार दीवारी के बाहर आ जाता है और उसमें भी परिवार कोई मामूली परिवार नहीं है बल्कि एक राजनीतिक परिवार है और झगड़ा हो रहा है सत्ता को लेकर, पार्टी को लेकर, तो फिर इस झगड़े की विवेचना करना अनिवार्य हो जाता है। जो झगड़ा घर की चार दीवारी में हो रहा है, अब यह झगड़ा सड़कों पर और सोशल मीडिया पर आ गया है। चुनाव से पहले लालू यादव के परिवार में दो भाइयों के बीच झगड़ा हुआ और आप जानते हैं वो दोनों भाई कौन है, तेज प्रताप और तेजस्वी। और तेज प्रताप बाद में अलग हो गए, उन्होंने अपनी पार्टी भी अलग बना ली, घर छोड़कर चले गए और अब यह झगड़ा भाई और बहन के बीच हो रहा है। दरअसल यह झगड़ा आरजेडी में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर है। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से। उसी तरह के आचार व्यवहार संस्कार के लोग ही उस वाहन को जिसने किडनी कर दे दिया और उस वाहन को कहता है गंदा किडनी दे दिया, पैसा ले लिया, इस सब नागवाद। सब ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल रहेगा। जो लोग भी जानते हैं दुखी हैं, इट्स नॉट गुड। ये विश्लेषण शुरू करूं उससे पहले आपसे एक सवाल पूछता हूं। भारत की राजनीति और सास बहू के सीरियल्स में क्या समानता है? सास बहू के सीरियल्स में अक्सर जमीन, जायदाद या घर और परिवार पर किसका कब्जा होगा, इसे लेकर परिवार के बीच राजनीति होती है। और भारत की राजनीति में बड़े बड़े राजनीतिक खानदान सत्ता और पार्टी को अपनी निजी जायदाद मानते हैं और इसीलिए इस सत्ता के जायदाद को लेकर परिवारों में झगड़े होते हैं। और इस बार चुनाव में बिहार की जनता ने लालू यादव की परिवारवादी राजनीति को पूरी तरह से नकार दिया है और आरजेडी की 15 वर्षों में यह सबसे बड़ी हार हुई है। लालू यादव के परिवार में अब नेपो किड्स आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं। देखिए, ये शब्द आपने बहुत सुना होगा, नेपो किड्स, लेकिन आज हम राजनीति के नेपो किड्स की बात करेंगे। हमारे देश में जो विपक्ष के नेता हैं वो जेन जी से तो बहुत उम्मीद रखते हैं कि जेन जी देश में विद्रोह करेगा, लेकिन वो ये नहीं मानते, ये नहीं जानते कि हमारे देश का जेन जी सबसे ज्यादा नफरत नेपो किड्स से ही करता है। उसे सबसे ज्यादा आपत्ति नेपो किड्स को लेकर है और सबसे ज्यादा नेपो किड्स हमारे देश में भारत की राजनीति में हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने भाई तेजस्वी यादव को महागठबंधन की हार का जिम्मेदार बताया है और रोहिणी का कहना है कि अगर तेजस्वी और उनके करीबी सलाहकारों ने आरजेडी का हर फैसला ऐसे लिया है तो हार की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है और इसीलिए वो ये कह रही हैं कि सारे फैसले तेजस्वी यादव और उनके सलाहकारों ने, उनके करीबी दोस्तों ने बिना किसी से पूछे लिए हैं। इसलिए अब जब हार गए हैं तो जिम्मेदारी भी उन्हीं को लेनी चाहिए। और इसी मुद्दे को लेकर 15 नवंबर को लालू के परिवार में झगड़ा हुआ और यह झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि रोहिणी आचार्य
पटना छोड़कर दिल्ली चली आईं। उन्होंने पटना में लालू यादव का घर छोड़ दिया। सोशल मीडिया पर 3 पोस्ट तेजस्वी यादव, उसके सलाहकार संजय यादव और रमीज नेमत पर उन्होंने रोहिणी आचार्य ने किए हैं और इन तीनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये सारे वो पोस्ट हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं। कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए मां, बाप, बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। सोचिए, लालू यादव की बेटी ऐसा लिख रही है कि उन्हें जलील किया गया, उन्हें गंदी गालियां दी गई, उन्हें मारने के लिए चप्पल तक उठा ली गई और उनके माता पिता रो रहे थे और उन्हें रोते हुए छोड़कर वो दिल्ली आ गई। अपने साथ हुई इस बदतमीजी को लेकर उन्होंने बहुत सारी इमोशनल बातें लिखी हैं। रोहिणी आचार्य ने कहा कि तेजस्वी यादव अपनी बहनों के साथ बदतमीजी करते हैं। अगर कोई सवाल उनसे पूछ लिया जाए तो फिर उसे गालियां दी जाती हैं, यहां तक कि चप्पल से मारने की बात की जाती है। अब आप रोहिणी आचार्य का बयान भी सुनिए। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी आचार्य लालू यादव की दूसरे नंबर की बेटी हैं और तेजस्वी यादव से 10 साल बड़ी हैं। अब सोचिए, 10 साल बड़ी जो बहन है वो आरोप लगा रही है कि उससे 10 साल छोटे भाई ने उसका अपमान किया है, उसके साथ गाली गलौज किया है। वर्ष 2022 में जब लालू यादव बहुत बीमार हुए थे तो उस समय रोहिणी आचार्य ने ही लालू यादव को अपनी किडनी देकर उनकी जान बचाई थी और तब इस बात को लेकर रोहिणी आचार्य की बहुत प्रशंसा हुई थी कि देखिए कैसे एक बेटी अपनी किडनी देकर भी अपने पिता की जान बचाती है। रोहिणी आचार्य के नाम को लेकर कहा जाता है कि उनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसीलिए उनका नाम रोहिणी रखा गया। और जिस डॉक्टर ने रोहिणी की डिलीवरी करवाई थी उनका नाम था डॉक्टर कमला आचार्य और उस डॉक्टर ने फीस नहीं ली थी और कहा था कि अगर कुछ देना ही है तो रोहिणी का नाम उनके नाम पर रख दिया जाए और इसीलिए तब से रोहिणी का जो सरनेम है वो आचार्य रखा गया, इसीलिए उन्हें रोहिणी आचार्य कहा जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो पूछते हैं कि लालू यादव की बेटी हैं वो, लेकिन फिर उन्हें रोहिणी आचार्य क्यों कहते हैं। रोहिणी ने वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में बिहार के सारण से चुनाव भी लड़ा था, हालांकि तब वो हार गई थी। लेकिन अब झगड़ा इतना बढ़ गया है कि लालू प्रसाद यादव की 3 बेटियां राजलक्ष्मी, रागिनी और चंदा भी पटना में राबड़ी देवी यानी अपनी मां का घर छोड़कर बाहर चली गई हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले राजलक्ष्मी यादव ने सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव के विधायक दल का नेता चुने जाने पर खुशी जताई है और लिखा है मोर पावर टू यू। ये देखिए, ये राजलक्ष्मी यादव ने अब से थोड़ी देर पहले लिखा है, जिससे ऐसा लगता है कि शायद राजलक्ष्मी यादव और तेजस्वी यादव के बीच अब समझौता हो गया है। लालू यादव के 9 बच्चे हैं, जिनमें 7 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। अब तक लालू यादव के 5 बच्चे या तो खुद परिवार से अलग हो चुके हैं या उन्हें परिवार से बाहर कर दिया गया है। लालू यादव के परिवार में राजनीतिक विरासत पर कब्जा करने को लेकर वर्चस्व की लड़ाई पिछले कई महीनों से चल रही है। रोहिणी आचार्य से पहले लालू यादव के दोनों बेटों तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच भी झगड़ा हो चुका है, उसके बारे में सारा देश जानता है। आखिरकार बड़े भाई तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बाहर निकाल दिया गया
और अब रोहिणी आचार्य भी अपने आप परिवार और राजनीति को छोड़ने की घोषणा कर चुकी है। लालू यादव, जिन्हें सामाजिक न्याय का प्रतीक माना जाता था, अब उन्हीं के परिवार में पार्टी में वर्चस्व को लेकर, राजनीतिक फैसलों को लेकर यह झगड़ा हो रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लालू यादव को बिहार की जनता ने 15 वर्षों तक मौका दिया, लेकिन लालू यादव ने विकास की बजाय जंगल राज का रास्ता चुना। आरजेडी की सरकार को बिहार के लोगों ने 15 साल का मौका दिया। लालू यादव जी चाहते तो बिहार के विकास के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जंगल राज का रास्ता चुना। बिहार के लोग इस विश्वासघात को कभी भूल नहीं सकते। इसलिए आज देश में जो भी सरकारें हैं, चाहे केंद्र में हमारी सरकार है या फिर राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता सिर्फ एक होनी चाहिए, विकास, विकास और सिर्फ विकास। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव के जिस सलाहकार संजय यादव पर सवाल उठाए हैं, आज उनके खिलाफ आरजेडी के कुछ कार्यकर्ताओं ने भी पटना में विरोध प्रदर्शन किया है। अब आपको सुनाते हैं कि लालू यादव के परिवार में हो रही इस लड़ाई पर बिहार के नेता अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उनके परिवार का आंतरिक मामला है, इस पर मेरी क्या टिप्पणी होगी, लेकिन उसी तरह के आचार व्यवहार संस्कार के लोग ही हैं। तो बाहर में कम दिखता है, अंदर में तो उसी तरह की स्थिति है जो कभी कभी बाहर दिख जाती है, लेकिन उनका मामला है, इसमें हम क्या बताएंगे। राजनीतिक अलग है, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से रोहिणी आचार्य और उनके और सब बहन जो बाहर निकली हैं, इसको मैं बहुत बड़ा दुखद मानता हूँ। सबसे पहले अपने भाई को, बड़े भाई को घर से निकलवाया और फिर अब बहन लोगों को निकलवाया। उस बहन को जिसने किडनी तक दे दिया और उस बहन को कहता है गंदा किडनी दे दिया, पैसा ले लिया। ये शर्मनाक बात है। इस चीज को तो हम समझते हैं कि बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और हम तो व्यक्तिगत रूप में कहते हैं कि हम इस प्रकरण से बहुत दुखी हैं और बहुत संवेदना हम व्यक्त करते हैं रोहिणी आचार्य के प्रति। देखिए, ये पारिवारिक मामला है और हमने पहले भी कहा था कि सारे चीज़ों को राजद परिवार मिल बैठ करके सब ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल रहेगा। उनके लिए लोगों को सहानुभूति है। हर घर में ऐसी बेटी, ऐसी बहन जन्म ले, ये ईश्वर करे, ये सौभाग्य का विषय है। इसलिए ये परिवार का मामला है। परिवार भी ये सारे चीज़ों को देखेगी, ये राजनीति का विषय नहीं। नोबडी इज हैप्पी। कोई खुश तो नहीं है ना। परिवार किसी का बिखरता है, घर में किसी को दुख है तो अच्छा थोड़ी लगता है। ये पॉलिटिकल थोड़ी है, इट्स अ पर्सनल फैमिली डिस्प्यूट। जो लोग भी जानते हैं दुखी हैं, इट्स नॉट गुड। और आज बिहार में चुनावी नतीजे आने के बाद आरजेडी ने अपनी हार के कारणों की समीक्षा की और उसी दौरान तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। विधायक दल की बैठक में लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों ही मौजूद थे और इस बैठक में लालू यादव ने कहा कि अब तेजस्वी यादव ही पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, इस बात का बहुत महत्व है। लालू यादव ने पूरे देश के सामने, पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनके जो उत्तराधिकारी होंगे वो सिर्फ तेजस्वी यादव होंगे और वही आरजेडी को अब आगे बढ़ाएंगे, चाहे किसी को अच्छा लगे या किसी को खराब लगे या परिवार में कितनी भी कला हो जाए। लालू यादव की उम्र इस समय 77 वर्ष है और राबड़ी देवी, जो कि तेजस्वी यादव की मां हैं, उनकी उम्र लगभग 66 वर्ष है। अदालत से दोषी होने की वजह से
लालू यादव चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि वो एक कन्विक्टेड नेता हैं, लेकिन खराब स्वास्थ्य की वजह से वो पार्टी में वैसे भी ज्यादा सक्रिय अभी नहीं है। एक तो उनकी तबीयत खराब रहती है, दूसरा वो कानूनी रूप से अब चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के जो आरोप है सिद्ध हो चुके हैं, सजा सुनाई जा चुकी है। इसलिए तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी चुनना उनकी एक मजबूरी भी है और उनके घर में तेजस्वी यादव से और ज्यादा काबिल शायद और कोई उन्हें नहीं लग रहा होगा जो कि इस पार्टी का नेतृत्व कर सकता है। अपने सारे बच्चों में उन्हें तेजस्वी यादव शायद सबसे ज्यादा टैलेंटेड लग रहे हैं और हो सकता है कि राजनीति के हिसाब से तेजस्वी यादव बिल्कुल सही चॉइस भी हो। लेकिन यहां एक पिता की मजबूरी देखिए, एक माता पिता की मजबूरी देखिए कि वो अपनी पार्टी को किसी और के हाथ में नहीं सौंप सकते, किसी बाहरी व्यक्ति के हाथ में नहीं सौंप सकते। उनकी यह मजबूरी है कि उनका अपना बेटा या अपनी ही बेटी इस पार्टी को चला सकते हैं। हालांकि आरजेडी यादवों की पार्टी कही जाती है, मुसलमानों की पार्टी कही जा सकती है, पिछड़ों की पार्टी कही जाती है। अब आप सोचिए अगर लालू यादव चाहते तो वो पिछड़े वर्ग से, यादव समाज से या मुस्लिम समाज से किसी बहुत ही लायक कैंडिडेट को चुन सकते थे और उसे अपनी पार्टी का अध्यक्ष बना सकते थे। लेकिन पारिवारिक पार्टियों की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वहां पर जो अध्यक्ष बनता है वो अपने ही घर का बच्चा बनता है। यानी ये जो नेपो किड्स की परंपरा हमारे देश में है, ये राजनीति में तो सबसे ज्यादा है। वो बाहर से किसी को अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे, अपने ही बच्चे को पार्टी को लीड करने के लिए कहेंगे। हमारे देश में हमेशा से ये होता रहा है कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, खास तौर पर पारिवारिक पार्टियों में। लेकिन जब राजा के कई बेटे होते थे पुराने जमाने में, तो जैसे ही राजा कमजोर होता है उसके बाकी के राजकुमारों में झगड़े शुरू हो जाते थे। आज लालू यादव के परिवार में जो हो रहा है वो इससे पहले हमारे देश की कई राजनीतिक पार्टियों में हो चुका है। हमारे देश में कई बड़ी पारिवारिक जो परिवारवादी पार्टियां हैं वो टूट चुकी हैं। महाराष्ट्र में देखिए आप, आज बाल ठाकरे की पुण्यतिथि है और शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एक साथ आज बाल ठाकरे को श्रद्धांजलि दी। लेकिन राज ठाकरे ने शिवसेना को छोड़कर वर्ष 2006 में अपनी अलग पार्टी बनाई थी, यानी तब शिवसेना को छोड़ दिया था। उसके बाद शिवसेना दोबारा से भी टूटी जब उसमें शिंदे गुट बन गया और उद्धव ठाकरे के साथ दूसरा गुट रह गया। महाराष्ट्र में ही शरद पवार के खिलाफ उनके अपने भतीजे अजीत पवार ने बगावत की थी और अपनी अलग पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी पर उन्होंने कब्जा कर लिया था और शरद पवार को अपनी अलग पार्टी बनानी पड़ी। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के खिलाफ अपनी पार्टी बना ली थी, हालांकि बाद में वो फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। बिहार में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल नाम से अपनी अलग पार्टी बना ली, परिवार को छोड़ दिया और अलग रहने लगे। इस बार चुनाव भी लड़े और उन्होंने आरजेडी को काफी नुकसान भी पहुंचाया। बिहार में रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद उनके पुत्र चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच भी झगड़ा हुआ था और यह पार्टी भी टूट गई थी। आंध्र प्रदेश में वाईएस राजशेखर रेड्डी के बेटे जगनमोहन रेड्डी और उनकी बेटी वाईएस शर्मिला के बीच राजनीतिक लड़ाई इस समय भी चल रही है और दोनों अलग अलग पार्टियों में हैं। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव के बेटे और बेटी के बीच भी राजनीतिक वर्चस्व को लेकर इस समय उनके परिवार में भी झगड़ा चल रहा है। और अगर आप थोड़ा और फ्लैशबैक में जाएं तो कांग्रेस में भी यह पारिवारिक विवाद रहा है। 1984 में इंदिरा गांधी की मौत के बाद अमेठी सीट पर राजीव गांधी के खिलाफ उन्हीं के छोटे भाई संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और 2004 में मेनका गांधी, जो कि संजय गांधी की पत्नी है, उन्होंने बीजेपी में शामिल होकर फिर चुनाव लड़ा और राहुल गांधी के चचेरे भाई वरुण गांधी और मेनका गांधी आज भी बीजेपी में हैं। दरअसल इन सब पार्टियों में सत्ता को लेकर, पावर को लेकर वर्चस्व की लड़ाई होती है और ये सारी लड़ाई नेपो किड्स के बीच में आपस में ही होती है। परिवारवादी पार्टियों का मकसद किसी भी तरह से सत्ता में बने रहना होता है। ऐसी पार्टियां जब लगातार चुनाव हारती हैं तो इनमें आपसी कलह बढ़ने लगता है, क्योंकि जब तक ये सत्ता में रहती हैं तब तक सब खुश रहते हैं, तब तक सब सुखी रहते हैं। असल समस्या तब आती है जब ये पार्टियां सत्ता के बाहर हो जाती हैं, जब ये हारने लगती हैं तब मतभेद पैदा होते हैं।
और उसके बाद ये पार्टियां टूट जाती हैं। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस में एक और विभाजन की भविष्यवाणी की है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अब तक 93 बार चुनाव हार चुकी है और इस समय कांग्रेस के कार्यकर्ता और कई बड़े राष्ट्रीय नेता हताश और निराश हैं। आज से 5 साल पहले कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं ने एक ग्रुप बनाया था जिसे G23 कहा गया था और उस समय G23 के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के कामकाज को लेकर कई सवाल उठाए थे। इस ग्रुप में शशि थरूर और गुलाम नबी आजाद जैसे नेता थे। बाद में गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और शशि थरूर आज भी कांग्रेस के अंदर परिवारवाद पर सवाल उठाते रहते हैं। राहुल गांधी लगातार कहते रहे हैं कि देश के युवा, छात्र और जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। और हमारे देश के विपक्ष के जो नेता हैं बड़े बड़े राहुल गांधी जैसे, वो आज भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे देश की जो जेन जी है वो एक दिन बांग्लादेश और नेपाल की तरह विद्रोह कर देगी। लेकिन एक बड़ा सवाल है, अगर राहुल गांधी का सरनेम गांधी ना होता और वो राजीव गांधी के बेटे ना होते, इंदिरा गांधी के पोते ना होते, तो क्या वो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष बन पाते? क्या वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बन पाते? आज जहां पर वो हैं वहां वो होते? पिछले 11 वर्षों से देश के युवा परिवारवादी पार्टियों को धीरे धीरे अब निपटा रहे हैं। इस बार बिहार चुनाव ने सबसे बड़ा संदेश ये दिया है कि अब राजनीति में लोगों को, वोटर्स को परिवारवाद मंजूर नहीं है। और आज के जेन जी और युवाओं को सबसे ज्यादा जो नफरत है वो नेपो किड से है। अगर आपको नेपाल और बांग्लादेश से कुछ सीखना ही है तो ये देखिए, वहां पर नेपाल में भी जो विद्रोह हुआ वो नेपो किड्स के खिलाफ हुआ। उनका जो गुस्सा था नेपाल में युवाओं का, वो बड़े बड़े नेताओं के बच्चों के खिलाफ था और वो इस बात को लेकर कुंठित थे कि हमारे बीच और बड़े बड़े नेताओं के बच्चों के बीच ये भेदभाव क्यों है। ऐसे में अगर जेन जी और युवा हमारे देश में कभी कोई आंदोलन करेंगे तो यह आंदोलन देश भर में परिवारवादी पार्टियों के अंदर जो नेपो किड्स हैं उनके खिलाफ होगा और नेपो किड्स की राजनीति की जो दुकान है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। इसलिए जब किसी बड़े राजनीतिक खानदान में लड़ाई होती है तो उसे सिर्फ राजनीति की लड़ाई मत समझिए। असल में इन सारे बड़े बड़े राजनीतिक खानदानों में नेपो किड्स बैठे हैं और ये नेपो किड्स अपने अधिकारों के लिए फिर एक दूसरे से ही लड़ते हैं। आज हम ना रोहिणी आचार्य की तरफ हैं और ना ही तेजस्वी यादव की तरफ हैं, हम बिहार के लोगों की तरफ हैं। आज रोहिणी आचार्य भी जो कुछ हैं, उन्होंने जो लोकसभा का चुनाव लड़ा, आज राजनीति में वो जहां भी पहुंची हैं वो अपने पिता लालू यादव की वजह से पहुंची हैं। वो भी एक नेपो किड हैं और उनके भाई तेजस्वी यादव भी आज जहां भी हैं वो भी एक नेपो किड हैं और उनके जो दूसरे भाई हैं तेज प्रताप यादव, वो भी आज जहां भी हैं वो भी सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वो लालू यादव के घर में पैदा हुए और वो भी एक नेपो किड है। और अब धीरे धीरे देश के वोटर्स के बीच में एक जागृति आ रही है और वो नेपो किड्स को नापसंद करने लगे हैं और ये आपको अब धीरे धीरे अलग अलग राज्यों के चुनावों के जो नतीजे आ रहे हैं उससे भी आपको समझ में आएगा। तेजस्वी यादव के सामने इस बार नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार खुद नेपो किड नहीं है और उनके घर में भी कोई नेपो किड नहीं है। नीतीश कुमार ने अपने घर में अपने बच्चों में से अपने बेटे, उनके अपने बेटे भी हैं, उन्हें किसी को भी राजनीति में नहीं है वो लेकर आए हैं और उनके पूरे परिवार में आप देख पाएंगे नीतीश कुमार के अलावा कोई भी किसी भी राजनीतिक पद पर नहीं है। तो लोग ये बात देख रहे हैं। बिहार के चुनावी नतीजे इस बार कई मायनों में बहुत ऐतिहासिक रहे हैं। नीतीश कुमार के 20 साल के शासन के बाद बिहार से जंगल राज का ठप्पा अब हट चुका है, लेकिन बिहार